मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों को राकेश सर का नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं चंडीगढ़ जेबीटी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एडवांस मैथ सेक्शन के रहेंगे, जिसमें हम 10th लेवल का जो मैथ है उसको कवर करेंगे। अर्थमेटिक सेक्शन इससे पहले मैं करा चुका हूं। उसके लिए आप पुरानी वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, वहां पे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और सारी जो भी चंडीगढ़ जेबीटी से रिलेटेड क्लास है वो सभी आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है। हालांकि क्लास काफी लेट हो गई है, क्या करें, शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। अभी भी रात के 11 बज रहे हैं जब मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आपने इस क्लास को देखना है, चीजों को ध्यान से समझना है, ताकि एग्जाम में आपको इससे कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, इसी उद्देश्य से मैं ये क्लास बना रहा हूँ आपके लिए। तो फिर क्लास को शुरू कर लेते हैं। पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है और इंग्लिश मीडियम में है भाई, मैं कोशिश करूंगा इसको हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है। तो आप सेंस समझिएगा। क्वेश्चन अगर आ जाए इससे रिलेटेड तो कैसे अटेम्प्ट करना है इस पे ध्यान देना आपने। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के इज। ये कह रहा है कि यदि इस द्विघात बहुपद का एक मूल -3 है तो के का मान क्या होगा। एक मूल कह लो, एक जीरो कह लो, एक शून्य कह लो। ठीक है, सभी का मतलब सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहाँ पे x की पावर 2 आपको दिखाई दे रही है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी। क्लियर है भाई। तो कह रहा है उनमें से एक जो x की वैल्यू आएगी वो -3 है। तो कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो अगर भाई ये इसका जीरो है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये इसका जीरो है, तो अगर ये इसका जीरो है तो जैसे ही मैं x को -3 पुट करता हूं इस इक्वेशन के अंदर तो ये मुझे जीरो रिजल्ट देगा। ठीक है, क्योंकि ये x की वो वैल्यू है जिसको मैं इसमें रखूंगा तो इसका आंसर जो है वो जीरो के बराबर आएगा। बस आपने क्या करना है, ये जो आपकी इक्वेशन है विच इज k-1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर आप क्या कर दें, x को -3 पुट कर दें। ध्यान रखना मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, आपने एग्जाम में इतना नहीं लिखना है। जस्ट जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पे आप उसको -3 पुट कर देंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, दिस इज k-1 इंटू -3 का स्क्वायर। तो -3 यहां रखूंगा तो -3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। ठीक है, फिर प्लस में k इंटू एक्स की जगह क्या रखूंगा, -3। तो सीधा ही आपने लिखना -3 के कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, तो मैंने रख के दिखा दिया। तो ये बनेगा आपका -3 और प्लस का 1। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये इसका एक जीरो है यानी कि x इक्वल टू -3 इसका एक जीरो है तो जैसे ही मैं इसको इसमें पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर। तो आपने इसको जीरो के बराबर रख देना है भाई। आप सोल्व करें 9 इंटू के, दिस इज 9k, -9 इंटू 1 9, माइनस के 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 9k में से 3k गए तो कितने बचेंगे, 6k, -9 और प्लस का 1 कितने बनेंगे, -8 इक्वल टू 0। यहाँ से 6k की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो k निकालना है तो k कितना बनेगा, दिस इज 8/6। तो काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो आंसर बिकम्स 4/3। 4/3 इसका आंसर बनेगा और लिखा है साफ साफ ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is। कह रहा है इनमें से वो कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्य आपको दे रखे क्वेश्चन में कौन कौन से हैं, -3 और 4। तो ये आपको निकालना है। तो अब ऐसा नहीं है कि इन इक्वेशंस को उठाएं हम और इनको सोल्व करने बैठ जाए, नहीं, ऐसा करोगे तो भाई टाइम ज्यादा लगेगा। इसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था पहले क्लासेस में। ठीक है, अगर आपको याद हो, किसी को नहीं भी याद है तो वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे -3 और 4 इसके जीरोस हैं, तो हम कहेंगे कि अल्फा की वैल्यू क्या है, -3 और बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, ये इसके जीरोस है तो एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा है। तो तुम मुझे यहां से बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना बन रहा है। तो तुम कहोगे इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो ये तो भाई हमारा 1 बनेगा। -3 + 4 करूंगा, कोई कहे कि भाई ये कैसे लिख दिया,
-3 + 4 करूंगा तो प्लस करने के बाद तो 1 बचेगा। अल्फा डॉट बीटा कितना बन रहा है भाई, तो मुझे बताओ, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 × 4 क्या बनेंगे, -12। क्लियर है, तो ये आपके बनेंगे यहाँ पे। तो अब इनके हिसाब से आपने करना है। क्लियर है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट में -12 कहाँ लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ ये तो प्लस में 12 लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। तो माइनस के 12 कहाँ से आएंगे, या तो यहाँ से बनेंगे या यहाँ से भी बन सकते हैं। इन दोनों में से आपके -12 बन सकते हैं। कैसे बनेंगे मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। मुझे बताओ ये क्या है, x² 2 है, तो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है x² 2 -x/2 और -6 ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये तो इक्वेशन ऐसी बटे वाली आ गई तो सीधा कर दो, तो सीधी कैसे होगी, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान रखना हर टर्म को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया x², ये कैंसिल हो गया तो कितना बन गया -x, और ये क्या बन गया -12। तो मैंने कहा था ना यहाँ पे -12 इसमें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है अल्फा डॉट बीटा की। दोनों जो जीरोस होते हैं उनका प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा होता है। तो आप देखो प्रोडक्ट हमारा -12 है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो सम यहाँ है अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस का लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे इसमें माइनस का लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि जब हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जीरोस के साथ तो उसका जो जर्नल फॉर्मेट होता है दैट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। जब हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद को बनाते हैं तो उसका जो जर्नल फॉर्मेट होता है वो ये होता है। तो अगर मैं इसके हिसाब से रखूंगा तो ये बनेगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 1 रख दो और इंटू एक्स कर दो, प्लस में अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है -12। तो आप देखो ये सोल्व करके क्या बनेगा, ये बनेगा x² माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस की 12। देखो यही तो आ रहा है, यही तो है हमारा। इसका मतलब आंसर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर सी बना। बात आ रही है समझ में, क्लियर है। अच्छा इसमें भी मैंने कहा था -12 बनेगा, वो कैसे पता लगा मुझे, मैंने देखा 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन ले लूंगा तो ये वाली जो इक्वेशन बनेगी ये क्या बन जाएगी, दिस बिकम्स x² प्लस में x माइनस की 12 बन जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा मैंने अल्फा डॉट बीटा -12 आ रहा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा यहाँ 1 है तो यहाँ प्लस का 1 नहीं, यानी कि जो साइन ये होता वही नहीं होता, वो चेंज होके आता है, माइनस का हो जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जब हम जर्नल फॉर्मेट देख रहे हैं तो यहाँ पे ये साइन चेंज होके लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। क्लियर, तो ये जर्नल फॉर्मेट याद रखना और कैसे करना है ये मैंने आपको समझा दिया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर, ये कह रहा है इस द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है बोथ पॉजिटिव यानी कि दोनों ही धनात्मक होंगे, बोथ नेगेटिव यानी कि दोनों ही ऋणात्मक होंगे, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, बोथ इक्वल यानी कि दोनों समान होंगे। तो क्या होंगे, तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आप मुझे बताइए, जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, मैं एक छोटी सी इक्वेशन यहां पर लिख रहा हूं, दिस इज x² माइनस x प्लस 6। मैंने कहा इसको हमें सोल्व करना है, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बनाते हैं जिनका मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए और जिनको ऐड करूं तो ये आ जाए। अब भाई देखो मल्टीप्लाई तो 3 × 2 6 आ रही है, लेकिन ऐड करने से माइनस कैसे आएगा, जब मैं इसको माइनस का ले लूंगा, ठीक है। -3 और 2 को जब ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा ना। तो फिर आप इसको ऐसे सोल्व करते हो, तुम बोलते हो x², फिर इसको लिखते हो -3x, फिर प्लस के 2x, ठीक है, और प्लस के 6। इसको, ये जो मेथड है इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, यानी कि बीच वाले टर्म को तोड़ना। तो तुम मुझे बताओ इस -x को मैंने ऐसे लिख दिया -3x + 2x, ऐड करके तो ये -x ही बनेगा ना,
ठीक है, तो ये ऐसे तोड़ते हैं। फिर इन दोनों के अंदर हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये बनेगा x माइनस 3। फिर इन दोनों के अंदर हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा x प्लस 3, x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ माइनस का साइन आएगा भाई, यहाँ ना माइनस का साइन लगा लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 6 और ऐड करूंगा तो ये वाला आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस का साइन आएगा भाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक भाई, क्लियर। तो ये छोटी छोटी गलतियां हो तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना भाई। ठीक है, रात को दिमाग की बत्ती थोड़ी सी कम जलती है। तो x कॉमन ले लिया तो दिस इज x माइनस 3, प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से x माइनस 3 ये सेम बन गया। ये सेम आना चाहिए, ध्यान रखना, तभी मुझे पता लगा कि यहाँ गलती हुई है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके भी आपका जो है वो माइनस का बन रहा है। तो अब देखो इन दोनों में फर्दर x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, इसमें क्या बच गया, इसके पास x बच गया और इसके पास प्लस का 2 बच गया। बात आई समझ में। तो जीरोस कैसे निकालते हैं, पहले इसको हमने ये फैक्टराइज कर लिया, टुकड़ों में तोड़ लिया। अब जीरोस कैसे निकलते हैं, इसको आप जीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस 3 उधर जाके प्लस का 3 बनेगा। सिमिलरली इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस के 2। ठीक है, ये बात आई समझ में, क्लियर। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब यहां से जब मैं इसको तोड़ूंगा, जो हमारी इक्वेशन है विच इज एक्स स्क्वेयर प्लस 99x प्लस में 127। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। तो आप मुझे बताइए, मैंने जो मेथड समझाया था कि ऐसे दो टुकड़े जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये मिल जाए, ऐड करूं तो ये मिल जाए, तो आप मुझे बताइए इनकी जो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला भी पॉजिटिव आएगा और ये वाला भी पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्यों भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर मिलकर ही पॉजिटिव बनाएंगे और इनको ऐड करूंगा तब भी पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में। मैंने वहां पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों लिखा, जब दो पॉजिटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलता है। लेकिन अगर एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, तो नेगेटिव मिलेगा। तो अगर मुझे यहाँ ऐड करके प्लस 99 चाहिए तो इसका मतलब ये दोनों ही नंबर मेरे कैसे होने चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो अगर ये पॉजिटिव है तो अब आंसर कैसे बना था, तो मुझे बताओ, जैसे हमें ये पता लगते हैं तो अगर ये माइनस का है तो यहाँ ये प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का है तो यहाँ पे ये माइनस का बन जाएगा, ऐसे बनते हैं। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके साइन चेंज करके आंसर बनेगा। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव बनेगा, तो इसका मतलब बोथ क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है जिससे आप जजमेंट लगा सकते हैं। एक तरीका और भी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट से। डी से आपको पता लगेगा कि दोनों रूट्स कैसे आएंगे। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज डी हियर, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। तो यहाँ पे abc किसका नाम है, तो आपको बता दें इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा गया है इसका नाम है a, x के साथ जो लिखा गया है इसका नाम है b, और ये जो लास्ट बच गया इसका नाम है सी। बात आ रही है समझ में, क्लियर है। ए बी और सी, और ध्यान दो मैंने साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, साइन के साथ लेना आपने, ये प्लस का है तो प्लस का बनेगा, माइनस का है तो माइनस का बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसी तरह से सर्कल किया है। तो इसमें ए बी सी आपको पता लग गया। तो अब जब मैं यहाँ पे इसको रखूंगा तो आप देखो बी स्क्वायर यानी कि 99 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 127। अब जाके जब आप इसको सोल्व करोगे तो पहले तो आपको ये नहीं सोल्व करना आएगा। ठीक है इसको सोल्व करोगे फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार सोल्व कर लेता हूँ। ये बनेगा आपका 01 और इसमें से एक गया 9801 इसका स्क्वायर करके आ जाएगा, आप देख लेना करके। ठीक है, फिलहाल मैं इसको नई डिटेल में करके दिखा रहा। इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, माइनस के 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, क्लियर, ये बात आई समझ में। और AC हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई देख लेना। ठीक है, तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से आपको पता लगेगा जो दोनों रूट हैं वो रियल होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव आता है अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है। 3 कंडीशंस होती है यहाँ पे।
पहली कंडीशन इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, नहीं इक्वल टू 0 वाला ले लो पहले, और थर्ड कंडीशन इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से इस वाली सिचुएशन से रियल रूट मिलते हैं, वास्तविक मूल मिलेंगे यहां पर। ठीक है, जिनके बारे में आप जानते हो, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर यहां से d इक्वल टू 0, यहां से कैसे मिलेंगे 2 इक्वल रूट्स इस वाले सिचुएशन में। हालांकि ये सब कुछ मैंने पहले पढ़ा है आपको, ठीक है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। अगर ये 0 के बराबर है तो दोनों इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि लास्ट ऑप्शन में लिखा है कि बोथ इक्वल, और अगर ये लेस देन 0 है, ठीक है, देन नो रियल रूट, तो उस सिचुएशन में कोई भी रियल रूट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेंगी वो आपको कैसे मिलेंगी, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, तो यहां से ये हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो फिर अब इसके आगे भी कहानी चलेगी, इसके आगे क्या कहानी चलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो हमें ये पता लग गया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जब वैल्यूज रखेंगे तो फिर पता लगेगा कि दोनों पॉजिटिव आएंगे कि दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले नंबर पे आपको ये वाला प्रोसेस समझाया एक एग्जांपल की मदद से, जिससे आप ये क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। बस इन बातों का ध्यान रखना है। आप मुझे बताओ, जैसे ये बात ध्यान रहेंगी आप सीधा बता सकते हो आंसर में कैसा आएगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव आएंगे। बस ये टुकड़े डिपेंड करता है, जो भी इनका साइन होगा उसके अपोजिट साइन आएंगे। तो एक माइनस प्लस का है तो आंसर में एक ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया पहले। ठीक है, तो इसी के साथ एक और मेथड आपको पता लग गया इक्वेशन सोल्व करने का, जिसको श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो रूट्स कैसे आएंगे यानी कि वैल्यू कैसी आएंगी, वो डिपेंड करता है इस डिस्क्रिमिनेंट पे b स्क्वायर माइनस 4ac पर, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप रख के सोल्व करके देख सकते हैं, आंसर मैच कर सकते हैं। तो आंसर इसका जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, और ये पॉइंट याद रखना, कई बार इन्हीं पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसा मत समझा करो को जो भी कुछ है कहीं लंबा बता दिए सर ने, अरे ये तो जल्दी खत्म हो जाता क्वेश्चन, इतनी देर नहीं लगनी थी। कुछ बच्चों के मन में ऐसे पॉइंट आ सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो क्लास को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल हम लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, यदि कोई घटना नहीं घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, जैसे कई बार अगर मैं कह दूं कि हमने डाइस फेंका, ठीक है, डाइस मतलब पासा फेंका, लूडो का पास होता है ना, 1 2 3 4 5 6 आते हैं उसमें, हमने डाइस फेंका और उस पर 10 नंबर आ गया। इज इट पॉसिबल कि 10 नंबर आ जाए? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डाइस पर 6 ही तक नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आएगा। तो इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, यानी कि मैंने पासा फेंका और 10 आ जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई इवेंट नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है उस सिचुएशन में, देन आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि 0। ठीक है, उस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है भाई, क्लियर है, याद रखना है। Which of the following cannot be the probability of an event, किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो इनमें से क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, मैंने हिंदी में बताया क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P of E। P of E का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट का मतलब कोई घटना। घटना जैसे मैंने अभी बताया कि डाइस फेंकी तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो दीज आर द इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी इवेंट की जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, यानी कि वो 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 0 नहीं हो सकता। अगर मैं ये साइन नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की। लेकिन मैंने यहाँ पर ये इक्वल का साइन भी लगाया, और जब ये एक एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया था एक एग्जांपल से, कि अगर कोई इवेंट होगा ही नहीं तो उस सिचुएशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की वो 0 होती है। ठीक है,
और कभी जब किसी इवेंट की हमें श्योरिटी है, जैसे अभी मैं कह दूं कि भाई चंडीगढ़ जेबीटी का एग्जाम होगा, तो ये श्योरिटी है भाई, होगा एग्जाम, रोल नंबर आ चुके हैं आपके, है ना, तो ये श्योरिटी है, तो ये डेफिनेटली होगा। तो इसका मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो कितनी होगी, 1 होगी। उस सिचुएशन में ये 1 होगी। अगर कोई इवेंट श्योरली अकर होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, लेकिन 1 से ज्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी फिर एक इवेंट की नहीं हो सकती है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, क्योंकि जब 17/16 को सोल्व करेंगे तो ये 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, विच वैसे तो ऑप्शन नंबर ये भी लिखा हुआ है यार, है ना, तो ये भी इसमें दो दो आंसर तो हो नहीं सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो आंसर 17/16 और सी ऑप्शन, दो आंसर मुझे इसमें दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से कि ये तो जो है ये इस रेंज के बीच में लाएंगे, लेकिन ये जो है ये आंसर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो आंसर मेरे हिसाब से सी और डी में से कोई एक होगा। ठीक, क्लियर, तो ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An event is very unlikely to happen. Its probability is closest to. ये कह रहा है कि कोई एक घटना के ना होने के चांस है, तो इसकी जो प्रायिकता है वो किसके करीब होगी। ध्यान रखना, उसके चांस ना के बराबर है कि वो होगा ही नहीं, तो उस सिचुएशन में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 के नजदीक होगी। अगर कोई घटना होगी ही नहीं, जैसे मैंने बताया डाइस फेंकी थी और 10 आ जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना पॉसिबल। तो अगर नहीं हो सकता तो उसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो आप मुझे बताइए इनमें से सबसे नजदीक 0 के कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिखाई दे रही है, एक ऑप्शन कहां चलेगी भाई, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हमारे क्लियर हो रहा है ना। तो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो 0 के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो आपका जवाब जो होगा दिस इज 0.0001। ये जो प्रायिकता है, ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के ज्यादा नजदीक है। तो बच्चा कहेगा बोला जी ये भी तो 0.01 लिखा हुआ है। अरे भाई मैंने बोला 0 के ज्यादा नजदीक कौन सा है, तो ये तो 0 से बड़ा हुआ ना, जस्ट थोड़ा सा, ये 0 से और ज्यादा बड़ा हो गया, ये 0 से और ज्यादा बड़ा हो गया, तो फिर आंसर तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा ना इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लोजेस्ट होगी 0.0001, ऑप्शन ए के करीब। अगला क्वेश्चन, if the probability of an event is p then the probability of its complementary event will be। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर किसी इवेंट के होने की संभावना 1/5 है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो इस इवेंट के ना होने की संभावना वो कैसे होगी, 1 माइनस पी ऑफ ई करके। ठीक है, तो 1 माइनस पी ऑफ ई क्या होगा, तो 1 माइनस 1/5 करना पड़ेगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसी को आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि विलोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा ई डैश ये लिखा है यहाँ पर, तो कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी, तो इसके जो विपरीत है विलोम है उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो आप 1 माइनस करके निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस पी जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1/p मत करना, यहाँ पे डायरेक्टली उसको p बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी p बोली है, यहाँ तो हमने ऐसे लिखा था ना 1 करके, यहाँ पे ये ऐसा मत करना, गलती से ये कर देना, तो 1 माइनस 1 में से माइनस करके मिलेगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, if PA denotes the probability of an event A, then यदि PA किसी घटना के होने की प्रायिकता है, तो मैंने अभी समझाया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि PA वहां पे E लिखा था, यहाँ A लिख दिया। PA जो है वो 0 से बड़ा और इक्वल होगा, लेकिन 1 से छोटा और इक्वल होगा, तो ये बात मैंने अभी बताए थे। ठीक है, तो ऐसा कहीं ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू PA लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में वो प्रोबेबिलिटी आपकी लाई करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If a card is selected from a deck of 52 cards, then the probability of its being a red face card is, यदि 52 पत्तों की एक गड्डी में से
एक ताश, एक ही निकाला ना, एक कार्ड इज सिलेक्टेड, एक ताश निकाला जाए तो इसके लाल चेहरा होने की क्या प्रायिकता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड, लाल चेहरा, वो लाल चेहरे का कार्ड हो, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस फेस कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। फेस कार्ड, ठीक है। ताश के पत्ते अगर आपने देखे हो तो टोटल ताश के 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 13 पत्ते काले रंग के होते हैं और 13 पत्ते लाल रंग के होते हैं। ठीक है भाई, टोटल कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते लाल और 13 पत्ते काले। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जो रेड कलर के पत्ते होते हैं, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, रेड कलर वाले पत्तों को रेड कलर में ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। रेड कलर के जो पत्ते होते हैं, थोड़ा सा बता देता हूं, बाई चांस कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कार्ड्स पे आ जाए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेड कलर के जो पत्ते होते हैं उसमें से जो हार्ट के होते हैं, ठीक है, वो 13 पत्ते होते हैं, और जो डायमंड के होते हैं, डायमंड, वो भी आपके 13 पत्ते होते हैं। तो 13 13 26 तो ये हो गए भाई। ठीक है, इसको पान, इसको ईट भी बोल देते हैं हिंदी वाले। ठीक है, ताश खेलते जब। ब्लैक कलर के जो पत्ते होते हैं, उस ब्लैक कलर के पत्तों में 13 कार्ड जो होते हैं वो पेड़ होते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, हुक्म। और जो बाकी 13 कार्ड होते हैं वो क्लब होते हैं, क्लब जिसको आप चीड़ी बोल देते हैं। ठीक है, तो 13 13 26 ये और 26 ये, टोटल हमारे हो गए 52 पत्ते, जिसमें से अब हम बात करने वाले हैं फेस कार्ड की। आपको बता दें, अगर पत्ते 13 हैं तो 13 पत्तों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं लिखा होता, पहले पत्ते पर 1 ना लिख के ए लिखा होता है, एंड ए स्टैंड फॉर एस। फिर दूसरे पत्ते पे 2 होता है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 लिखा होता है, फिर 10 होता है। 11 जो लिखा होता है पत्ता, वो 11 ना लिखा होकर उस पर जैक लिखा होता है। ठीक है, ये क्या है आपका 11 नंबर। फिर क्वीन होती है 12 नंबर, फिर किंग होता है आपका 13 नंबर। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इन पे जैक, क्वीन, जे, क्यू और के लिखा होता है। और आपको बता दूं, यही वो पत्ते होते हैं जिनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, तो हम बात फेस कार्ड की ही करने वाले थे। ये जो पत्ते होते हैं इन पर फोटो छपी होती है, इसलिए इनको फेस कार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो 3 जो है वो इसके अंदर होंगे, 3 इसके अंदर होंगे, 3 इसके अंदर होंगे और 3 इसके अंदर होंगे। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 12। तो ये याद रखना आपने, मैंने कहा इन 3 पत्तों पे फोटो लगी होती है, तो 3 इसमें है, 3 भाई पेड़ के होंगे, 3 क्लब के होंगे, 3 हार्ट के होंगे, 3 डायमंड के होंगे, सभी में होगी ना ये गिनती, तो 13 तक गिनती सभी में आ रही है। तो इसका मतलब टोटल 12 कार्ड हमारे फेस कार्ड होते हैं। नंबर वाले पत्ते कितने होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पत्ते जिन पर नंबर लिखे होते हैं। 9 इसमें भी होंगे, 9 इसमें भी होंगे, 9 इसमें भी और 9 इसमें भी। तो नंबर कार्ड कितने होते हैं? तो 9 गुणा में 4 यानी कि 36। याद रखना ये आपने, इन्हीं से क्वेश्चंस होंगे आपके 100। ठीक है, तो नंबरिंग कार्ड कितने होते हैं? नंबर अंकों वाले पत्ते, हिंदी वाले अगर सोचे क्या बोलते हैं, अंकों वाले पत्ते, तो कितने होते हैं? 36 होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये समझ में आ गया। तो एक इसमें सूट्स वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, सूट्स। ठीक है, तो टोटल 4 सूट होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। 1 2 3 4, 13 13 के सूट्स होते हैं, 13 कार्ड्स का एक सूट होता है। तो ऐसे ऐसे कितने सूट हुए? 4 सूट हुए। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी जिनसे आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो फिलहाल अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा जो बताने की बात थी वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, बाकी तो आप देख लेना। इसने क्या बोला था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड, तो तुम मुझे बताओ टोटल फेस कार्ड तो कितने थे? 12, जिसमें से 6 लाल थे और 6 कैसे थे? काले थे। बताया था ना अभी अभी मैंने। तो 6 जो है वो कौन से कार्ड है? रेड फेस कार्ड है, आउट ऑफ टोटल 52 कार्ड।
ठीक है, तो यहां से जब मैं इसको काटूंगा तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। ठीक है, तो 3/26 इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा। ठीक है, 3/26 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। याद रहेगी बात? ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना था। मैं इसका वो फॉर्मूला भी बता देता हूं जिससे आप इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना, जो वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसने पूछा कि लाल चेहरे वाला जो पत्ता है, तो जो पूछ रहा है वो ऊपर आएगा और टोटल चीज नीचे आएगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक डाइस को फेंका, डाइस को फेंका तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर तक आएंगे। 6 नंबर तक आएंगे, लेकिन मैंने पूछा 5 आने की संभावना क्या है, तो 5 तो सिर्फ एक सिचुएशन में हुआ ना, और नीचे क्या लिखेंगे? टोटल सिचुएशन। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, जो पूछ रहा है वो ऊपर आएगा और जो टोटल है वो नीचे आएंगे। जैसे मैंने कहा कि डाइस के फेंकने पर, पासे के फेंकने पर सम संख्या आने की संभावना, तो सम संख्या कौन सी? 2 आ गई तब भी सम संख्या होगी, 4 आ गई तब भी सम होगी, 6 आ गई तब भी सम होगी। तो 3 हैं जो इवेंट के फेवर में है। अपोन में टोटल कितने होंगे? 6। ये 3 कौन से? 2 आया तो भी इवन, 4 आया तो भी इवन, 6 आया तो भी इवन, तो टोटल 3 सिचुएशन आउट ऑफ टोटल 6 सिचुएशन। तो आंसर कितना बनेगा? 1/2। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया इसको। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, the probability that a known leap year selected at random will contain 53 Sunday is, एक नॉन लीप वर्ष में 53 रविवार होने की संभावना कितनी है या प्रायिकता कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना, अगर नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर का मतलब जो साधारण वर्ष होता है, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर जिसमें टोटल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन, तो आंसर करके आना है 1/7। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है इसमें लीप ईयर वाला, लीप ईयर, ठीक है, तो आंसर करके आना है 2/7। तो संडे होने की प्रायिकता नॉन लीप ईयर में होती है 1/7 और लीप ईयर में होती है 2/7। ठीक है, कैसे फंडा होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब इसको आप 365 दिन को 7 से भाग करेंगे तो इसमें 52 हफ्ते पूरे आएंगे और एक दिन जो है वो बच जाएगा। तो वो एक दिन कौन सा होता है? वो संडे हो सकता है आउट ऑफ टोटल 7 दिनों में से। ठीक है, लीप ईयर वाले में 366 दिन होते हैं, तो जब डिवाइड लगाएंगे तो 52 हफ्ते और 2 दिन बचेंगे। तो वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे लगातार। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। ठीक है, तो संडे कितने सिचुएशन में आता है? फिर 2 कॉम्बिनेशन में आता है, एक सैटरडे संडे वाले में और एक संडे मंडे वाले में। ठीक है, तो 2 कॉम्बिनेशन और टोटल बनेंगे 7 कॉम्बिनेशन। ये इस तरीके से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखी है, लेकिन आप याद रखना क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज सीधा सीधा मिलेगा कि नॉन लीप ईयर में, अच्छा संडे की जगह मंडे लिखा हो तो भी आंसर सेम होगा, ट्यूसडे बोले तो भी आंसर सेम होगा। कभी बोलो कि सर जी उस वाले क्वेश्चन में तो मंडे आ गया था, संडे तो आया ही नहीं था, तो हमने सोचा कुछ अलग होगा, नहीं, आंसर सेम ही रहेगा। संडे पूछे, मंडे पूछे, कोई भी पूछे। ठीक है, तो नॉन लीप ईयर में 1/7 आंसर करना और लीप ईयर में 2/7 आंसर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ bed egg in a lot of 400 is 0.035. The number of bed eggs in a lot is, ये कह रहे हैं कि एक थैले में सड़े हुए बोल सकते हैं या खराब बोल सकते हैं, खराब अंडे 400 में से होने की संभावना है 0.035। ठीक है भाई, 400 में से 0.035 जो है वो प्रायिकता हमने कैलकुलेट करी है। तो कह रहा है कि बैग में कितने खराब अंडे हैं। ठीक है, तो आप देखो, आप मुझे बताओ, हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली 0.035, ये कब आई? जब ये प्रोबेबिलिटी कब आई? जब सड़े हुए अंडे, सड़े हुए एग अपोन में टोटल एग, ये किया होगा तभी तो आई होगी। अभी मैंने पिछले उसमें समझाया भी था, अभी बताया था एग्जाम्पल में मैंने कि जो पूछा है वो ऊपर आएगा, नीचे टोटल आएगा। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे सड़े हुए एग कितने हैं? हमें क्या पता कितने, लेकिन टोटल कितने हैं? 400 हैं, ये तो हमें मालूम है, इक्वल टू 0.035। भाई इसको अगर हम सोल्व करके दिखा देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू पूछ रहा था,
तो 400 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.035 से, पॉइंट हटा के नीचे 1000 लगा देंगे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 2 से 2 पे कटा और 7 दूनी आ गया 14, तो 14 आंसर बनेगा भाई। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? बात आई समझ में कैसे करना होता है? ये तरीका मैंने अभी समझाया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, एग्जाम में आया था इसलिए मैंने इसको ले लिया। कह रहा है अ गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। If 6,000 tickets are sold, then how many tickets has she bought? भाई कितने खरीदे? भाई जितने खरीदे बटे में टोटल टिकट इक्वल टू उसके जीतने की प्रायिकता। ठीक है भाई, फिर जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.08 दे रखी है। तो कितने टिकट खरीदे बटे में टोटल नंबर ऑफ टिकट, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 0.08 इंटू में 6,000। ठीक है भाई, पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48, 480 बन रहा है भाई। 480 दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो टोटल 480 टिकट खरीदे थे भाई उसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, someone is asked to take a number from 1 to 100, the probability that it is a prime number। कह रहे एक व्यक्ति को कह लो या किसी को 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक नंबर छांटने के लिए कहा गया, तो इस संख्या के, इस नंबर के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, प्राइम नंबर होने की प्रायिकता क्या है? तो आपको बता दूं 1 to 100, याद रखना भाई टोटल 25 प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो 25 हो सकते हैं आउट ऑफ टोटल कितने? 100 नंबर में से। बिल्कुल आंसर आसान खटाखट आएगा, आंसर इज 1/4। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है भाई। आसान है, आसान जब है जब आपको ये पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, ये सारे के हैं आपके प्राइम नंबर हैं। तो ऐसे 100 तक अगर मैं ढूंढूंगा तो कितने मिलेंगे मुझे? 25 मिलेंगे। ठीक है, तो एक नंबर हमने निकालना है, तो 100 में से निकाला तो 25 में जो है प्राइम हो सकते हैं, तो वो आंसर बनेगा 1/4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, A cylindrical pencil sharpened at one edge is the combination of। कह रहा है कि एक बेलनाकार पेंसिल जिसे एक सिरे से या एक कोने से तेज किया गया है, वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होती है? तो मैं एक बार बना ही देता हूं भाई। पेंसिल तो आपने देखी होगी। ठीक है भाई, ये पेंसिल आपकी ऐसी होती है ना पेंसिल, ये पेंसिल है भाई। और ये सिलेंड्रिकल बोलिए, इसका मतलब ये वो जो पीछे वाला पोर्शन है ना, ये आपका कैसा है? गोल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन्ड एट वन एज, ये छील भी रखी है, यानी कि नई नई ला के तुम्हें दिखा दी नहीं, तो छीला हुआ है एक साइड से। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है? ध्यान दो, अब मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम से बना के दिखा देता हूं। इस तरह से ये गोल है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब कोई ये नहीं बोला बोला ये क्या, ये छोटी पेंसिल हो रही है भाई, छिल छिल के छोटी होगी ये। ठीक है, तो ये आपकी पेंसिल है। ये किस चीज का कॉम्बिनेशन हुआ? ये आगे का जो पोर्शन है ये है कोन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं शंकु, और ये पीछे का पोर्शन किसका है? सिलेंडर का, यानी कि बेलन का। पार्ट ऑफ सिलेंडर, बेलन। तो कैसा दिख रहा है कहीं पे? अ कोन एंड अ सिलेंडर। तो आंसर क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख। ठीक है, आसान था ना क्वेश्चन, कोई मुश्किल तो नहीं थी, थ्योरी का क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, A metallic spherical cell of internal and external diameters 4 centimeter and 8 centimeter respectively is melted and recast into a form of a cone of base diameter 8 centimeter। The height of the cone is। कह रहा है कि एक मेटल की गोलाकार शेल, शेल कह लो या एक वो कंचे टाइप में होता है ना, मार्बल टाइप में,
ऐसी कोई एक गेंद है, ठीक है, मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, जिसके अंत्य और बाह्य व्यास क्रम से 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसमें आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो उस कोन की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, यानी कि जो आपकी मेटेलिक स्फेरिकल शेल है, शेल का मतलब क्या है, वो अंदर से खाली है, ठीक है, कुछ इस तरह की है वो, ठीक है। स्फेरिकल का मतलब जैसे मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लो मैंने कह दिया प्लास्टिक की गेंद, तो प्लास्टिक की गेंद क्या होती है, वो अंदर से तो खोखली होती है ना, ठीक है। या आप टेनिस की गेंद कह दो, तो टेनिस की गेंद भी क्या होती है, अंदर से खोखली होती है। तो ये जो खोखली गेंद है, इसके पीछे क्या कारण है, कह रहे हैं इसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर है, यानी कि अंत्यव्यास और बाह्य व्यास, ये आपको दे दिए। तो अंत्यव्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो भाई 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, रेडियस हो गया ना यहां से यहां तक, ठीक है। ये पूरा जो है वो कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, तो फिर 4 इधर हो गए 4 इधर हो गए, ठीक है। तो छोटे वाले का रेडियस 2 है, इस बड़े वाले का जो रेडियस है ये 4 है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था इसको हमने पिघला दिया, जो गेंद थी ना हमारी, उसको हमने पिघला दिया, और पिघला के हमने क्या बना ली, एक कोन बना ली, शंकु बना लिया। उस शंकु को बनाया जब, तो उसका जो बेस का डायमीटर है, आधार का जो व्यास है, कितना दे रखा है यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, तो रेडियस कितना हो गया भाई, 4 हो गया, क्लियर है। तो कह रहे हैं कि हाइट क्या होगी, इसकी हाइट, यानी कि ये हमसे पूछना चाह रहे हैं, क्लियर है। तो ये डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब ध्यान रखना, आप मुझे बताइए, जब एक चीज पिघला के दूसरी चीज बनेगी तो क्या चीज सेम रहेगी, तो आप याद रखना वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। अगर ये 2 किलो का है तो ये पिघल के जो बनेगा ये भी 2 किलो का होगा, तो वॉल्यूम रिमेन सेम बट शेप चेंज्ड, उसका जो आकार है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे ये स्फेरिकल, मेटल की स्फेरिकल सेल थी, और ये चेंज किसमें हो गई, कोन यानी कि शंकु में हो गई, क्लियर है। तो वॉल्यूम रिमेन सेम, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, दिस इज 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ये क्या है, एक स्फीयर का वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर जिसे आप बोलते हैं गोला, या सॉलिड स्फीयर भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, ठोस गोला। तो ठोस गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो अगर बाहर तक मैं गोला इसको ले रहा हूं, ठीक है, तो बाहर के गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, लेकिन अंदर वाले गोले का वॉल्यूम क्या होगा, वो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा। तो बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम निकाल देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, यानी कि शेल का वॉल्यूम आ जाएगा। इसने बोला ना एक मेटेलिक स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल, इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। तो इसी वॉल्यूम से तो बन रहा है कौन, ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आर क्या ले लें, ऐसा लिख लेते हैं, इनटू में एच, तो एच ले लिया हमने, ठीक है, क्लियर है, ये बात आई समझ में। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो पाई इसमें भी आ रहा है, पाई इसमें भी आ रहा है, पाई इसमें भी आ रहा है, ये तो भाई साहब कॉमन थे तो कट गए। बेटे इधर आ जाओ, नहीं इधर आ जाओ, बेटे उसमें हाथ आ जाएगा आपका फैन में, चलो जाओ आप, ठीक है। तो अब देखो 4/3 भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया, इधर से बच गया बड़े आर का क्यूब। बड़ा आर कौन सा है, ये वाला। छोटा आर कौन सा है, ये वाला। बड़ा आर क्या है, 4 का क्यूब, माइनस छोटा आर कौन सा है भाई, 3 का क्यूब, ठीक है, ये सॉरी 3 नहीं 2 है भाई, ये छोटा आर है आपका, ठीक है। इक्वल टू में क्या लिखूं, 1/3 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, यानी कि 4 का स्क्वायर, इंटू में एच, ये तो हमें निकालना है भाई। इसको अब हमने सोल्व करना है, तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, नीचे से नीचे का काम खत्म, इसका तो हो गया भाई खेल खत्म। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 4 का क्यूब 64, 4 गुना 4 गुना 4, ये कितना बनेगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 4 तो बाहर से है ही, ठीक है। इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा, 4 इंटू में 64 में से 8 गए तो कितने बन गए, 56, इक्वल टू राइट में कितना बन गया, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में एच। अब काट दो, 4 से 4 पे कटेगा, 4 से 14 पे कटेगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी भाई, 14 आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो 14 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कब कर पाओगे, जब ये फॉर्मूले याद होंगे,
ठीक है। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें से ये क्यों माइनस करना पड़ा, क्योंकि ये शेल थी, और शेल किस तरह की होती है, जैसे प्लास्टिक की गेंद को अगर मैं तोड़ के दिखाऊं आपको, तो जो प्लास्टिक की मोटाई है वही उसका सेल है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपने कंसेप्ट लगाना था, इसलिए इसको माइनस करके हमने लिए यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। चलो भाई, मेंसुरेशन टॉपिक के क्वेश्चन है ये, क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं। बेटे शरारत नहीं बेटे, चलो सो जाओ ना यार, इतनी लेट हो रहा है, सो जाओ आप। चलो आप जाओ, बाहर जाओ, चलो बाहर जाके, चलो बेटे सो जाओ, गुड नाइट। बेटे सो जाओ, शोर नहीं करो, हमारे चक्कर में तो स्टेम क्लास बनाता हूं ताकि शोर ना जाए क्लास में। तो क्वेश्चन है कि इन अ राइट सर्कुलर कोन, अब ये नंबर मत देखना, ये मिटाने का टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने सोचा क्लास बना ही लेते हैं। ठीक है, इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस इज अ, ये कह रहा है कि एक समकोण शंकु के अंदर, समकोण तो क्यों बोलते हैं, मतलब शंकु सीधा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये आपका कोण होता है, इस तरह की शेप का कोण होता है। कह रहे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह का होना चाहिए, नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हो। ठीक है, तो कह रहा है इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस इज अ, ये शंकु है भाई आपका। ठीक है, फिर कह रहा है कि द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इज, हिंदी वाले समझो, कह रहा है इसका जो ये तला है ना, इसका जो बेस है, इसके पैरेलल हमने इसका एक टुकड़ा काट दिया, ये यहां से जो लाल वाला पोर्शन है, ऐसे इसको काट के अलग कर दिया। जब ये कट के अलग होगा तो ये भाई साहब कुछ इस शक्ल का दिखेगा। अब ये मत बोलना ये क्या नीचे क्या आ गया, इसको काट के ना अलग कर दिया, ऊपर का पोर्शन ऊपर कर दिया, नीचे का पोर्शन नीचे कर दिया, तो ये दो टुकड़ों में कट गया ना, ध्यान से देखो इसको और इसको देखो, ये दो टुकड़ों में बांट दिया हमने। ठीक है, तो कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस इज, बेस के इसके समांतर, आधार कौन सा इसका ये है, इसके पैरेलल जो ये है, तो बोलेगा ये वाली शेप जो बनी वो क्या बनी। तो आपको बता दूं, क्या ये कैसा दिख रहा है आपको, ये उल्टी बाल्टी दिखाई दे रही है ना, बाल्टी जैसे उल्टी रख दे, तो ये उल्टी बाल्टी, और बाल्टी को आप क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। दिस इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो ऑप्शन बी आंसर बनेगा। ठीक है, सर्कल आपको पता ही है गोल होता है, फ्रस्टम ये है। उसके बाद स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, जो अंदर से सॉलिड हो, ठोस हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं शॉर्टपुट का, शॉर्टपुट एक लोहे का गोला होता है। ठीक है, मार्बल कंचे का एग्जांपल दूं तो वो भी आपका स्फीयर का एग्जांपल है, जो अंदर से भरा हुआ हो, ठोस हो। ठीक है, और हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर हम ठोस गोले को काट देंगे तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे अमरूद लेके गोल सा उसको काट दिया, तो वो आधा जो अमरूद है वो आपका हेमिस्फीयर है, पूरा अमरूद क्या था, वो स्फीयर था। बस ये फर्क है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल, जब हम किसी ठोस को एक दूसरी आकृति में परिवर्तित करते हैं, तो जो नई आकृति होती है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिक्रीज यानी कि घटेगा, ऑप्शन सी रिमेन अनअल्टर्ड यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, एंड बी डबल्ड यानी कि वो दो गुना हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। अभी अभी मैंने बताया भी था, जब हम किसी सॉलिड को पिघलाकर कोई दूसरी शेप बनाते हैं, देन वॉल्यूम रिमेन सेम, आयतन दोनों का सेम रहेगा, लेकिन उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो बात वॉल्यूम की कर रहा था, वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल, ठीक है, नए आकृति की जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन, इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम बेस रेडियस आर ज्वाइंट टुगेदर along their bases, the curved surface area of the new solid is, ये कह रहा है जब दो ठोस अर्ध गोलों को जिनकी त्रिज्या समान है
को आधार से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बने नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड ने क्या कहा, दो सॉलिड हेमिस्फीयर, एक तो भाई हमारे पास आधा टुकड़ा ये है और एक हमारे पास आधा टुकड़ा ये है। ध्यान दीजिएगा दोनों का जो रेडियस है वो दोनों का सेम है। बोला ये दो आधे आधे टुकड़े हैं और इनको जोड़ के एक नया टुकड़ा बना दो। तो भाई ये दोनों ढक्कन अर्ध गोले हैं, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पूरा ठोस बन जाएगा गोला। रेडियस तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों का सेम ही दे रखा था। तो ये कह रहा था कि अब जो ये बन जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। तो आपको बता दें ये स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बनता है विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आंसर बन जाएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड। तो इसका भाई दोनों को यूं चिपकाएंगे आधी कटोरियों को तो पूरी एक बन जाएगी ना गोल आकृति। ठीक है, तो इसका जो बाहर वाले पोर्शन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, अभी मैंने बताया भी था फॉर्मूला। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम जो होता है दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला बताया था मैंने अभी। ठीक है, चलो याद रखना फॉर्मूले पर आधारित है ये चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहे हैं भाई क्वेश्चन में देखो, if the sum of the circumference of two circles with radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, then ये कह रहा है कि यदि दो गोलों के व्यास जिनकी त्रिज्या क्रम से r1 तथा r2 है वो उसका योग जो है, दो गोलों के व्यास का जो योग है वो एक गोले के इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, वो एक गोला जिसका एक वृत्त के, गोला नहीं बोलेंगे यहाँ सर्कल दे रखा है, वो एक वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास के बराबर है जिसकी त्रिज्या आर है। ठीक है भाई, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हुआ हो, मैं थोड़ा सा लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि एक गोला गोला कह रहा हूँ बार बार यार, गोला नहीं है पूरा सर्कल है। ठीक है, इज द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, ये दो सर्कल हैं, इसका रेडियस है r1 इसका रेडियस है r2। कह रहा है इसके व्यास का योग, इसका व्यास और इसके व्यास का योग दोनों के सर्कमफ्रेंस का टोटल इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये किसके बराबर हो जाएगा, एक बट कोई एक और हमारे पास सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा इन दोनों का योग, इनके सर्कमफ्रेंस, इनकी परिधि का योग। ठीक है, तो इसकी परिधि कितनी होगी, दिस इज 2 पाई r1, इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई r2। ठीक है, परिधि कौन सी होती है, ये वाला पोर्शन होता है, इसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं भाई, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या होता है 2 पाई r1, इसका क्या होगा 2 पाई r2, इनका जो योग है वो इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर है, तो ये क्या होगा 2 पाई r। क्लियर है, ये बात आ रही है समझ में। ठीक, तो यहाँ से 2 पाई सबके पास है तो भाई ले लो, उड़ जाएगा, कॉमन था ना। तो r1 प्लस r2 इक्वल टू क्या बनेगा r के, r1 प्लस r2 इक्वल टू r, ऑप्शन नंबर ए में लिखा होगा, ये बनेगा भाई। क्लियर है, तो क्वेश्चन देख लेना थोड़ा सा, कई बार नहीं आती दिमाग में लैंग्वेज, तो इसके हिसाब से मैंने समझा दिया आपको। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया ऑफ the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r units is, कह रहा है कि वो सबसे बड़ी त्रिभुज जो एक अर्धवृत्त में बनाई जाती है। ठीक है, अब अर्धवृत्त में बनाइए तो अर्धवृत्त का रेडियस कितना है r यूनिट, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हमारे पास है एक आधा वृत्त, क्या है एक आधा वृत्त, ये हमारा आधा वृत्त है, सेमी सर्कल है। ठीक है, इसके अंदर हमने बड़ी से बड़ी एक त्रिभुज बना दी, तो बड़ी से बड़ी त्रिभुज क्या होगी, तो बिल्कुल सेंटर से मैं इसको ऐसे मिला दूंगा ये। ठीक है, और आपको बता दूं इस आधे वृत्त में मैं जितने भी त्रिभुज बनाएंगे और सारी कितनी बनेगी, समकोण यानी कि राइट एंगल बनेगी। ठीक है, सारे ही त्रिभुज आपकी समकोण यानी कि राइट एंगल बनेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो भाई। तो आप मुझे बताइए इस सर्कल का, आधे वाला सर्कल जो है इसका रेडियस कितना है r,
कि त्रिज्या जो है वो कितनी है, r है, ये r है, तो फिर ये वाला पोर्शन भी तो r ही रहेगा भाई। और ध्यान रखना मैं यहाँ से इसको मिला रहा हूँ तो ये भी तो मैक्सिमम है, तो ये भी तो r रहेगा। क्या ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, ध्यान रखना इस बात का जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप यहाँ से जहां भी कहीं मिलाओगे इसमें, वो क्या होगा, रेडियस ही होगा। आप मुझे बताओ, यहाँ से सेंटर से इस बाउंड्री पे जहां मिलाऊंगा वो रेडियस का ही काम करेगा। ये आपके रेडियस है सारे, तो ये भी आर है, मैक्सिमम साइज का बना है। तो एरिया आपसे पूछ रहा था इस ट्रायंगल का, तो एरिया बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। किसी भी त्रिभुज की अगर आपको हाइट मालूम हो, ठीक है, हाइट क्या होती है, तो परपेंडिकुलर होती है। आपको भी बोलेगा ये परपेंडिकुलर कैसे होगा, परपेंडिकुलर है भाई, बिल्कुल बीचों बीच मिला है हमने इसको। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल जिसकी आपको हाइट मालूम हो तो एरिया निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाइट है आर और बेस क्या होगा, आर प्लस आर विच इज टू आर। तो ये आपस में कट गया, तो आंसर कितना बन गया, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। कंसेप्ट एक्सप्लेन किया मैंने, समझाया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, if the perimeter of a circle is equal to that of a sphere then the ratio of their areas is। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके एरिया यानी कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो क्या होगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई r होता है। पेरीमीटर बोलो, सरकमफ्रेंस बोलो, परिधि बोलो, सभी का मतलब सेम है। यदि एक वृत्त की परिधि जो है वो एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो, ठीक है, पूरे बना के भी दिखाता हूं। ये है हमारा सर्कल, ये है हमारा स्फीयर यानी कि वर्ग, इसका रेडियस है r, तो इसकी परिधि क्या होगी, ये वाला पोर्शन, ये इसका सरकमफ्रेंस है, ये परिधि, ये कितनी होगी 2 पाई r। ये किसके बराबर है, इसकी साइड a है भाई, इसके पेरीमीटर के बराबर है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए दिस बिकम्स 4 है। ठीक है, तो कह रहा है रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्फीयर, इसका रेशियो आपसे पूछ रहे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें। कैसे, देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ से पाई आर इक्वल टू क्या बन गया, 2a। ठीक है, और यहाँ से a क्या बन गया भाई, a बन गया पाई आर बटे में 2। अब पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू तो 22/7 है। ये 2 तो भाई साहब पहले से हैं और ये r भी पहले से ही है, 2 से कट गया 11, तो 11/7 r, किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। क्या ये बात आ रही है समझ में? अगर ये समझ में आ गई तो अब आपका क्वेश्चन देखो कैसे करना है आपने। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का एरिया निकालने का फार्मूला है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये इतनी बात समझ में आ गई, तो यहां से एक काम करते हैं, चलो ए की वैल्यू नीचे रख देंगे, बात तो वहीं पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप यहां से ना किसी एक में रखें, या तो यहाँ आर की वैल्यू रखें बस, या यहाँ पे ए की वैल्यू रखें, किसी एक की भी रख सकते हो, दोनों से आंसर आपका बनेगा। तो फिलहाल मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, तो ए की वैल्यू मैं वहां पे चिपका देता हूँ एरिया निकालने के लिए। तो तुम मुझे बताओ पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर तो एज इट इज लिख दिया मैंने। ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर, तो ए क्या है, ए की वैल्यू तो 11/7 आ रही थी, और इसका स्क्वायर करना है। ध्यान रखना मैंने कहा या तो r की वैल्यू निकाल के रख दो इसमें, या a की वैल्यू निकाल के रख दो, लेकिन ऐसा नहीं करना कि r की भी निकाल दो a की भी, दोनों की रख दो, फिर ये कटेगा नहीं। ये ध्यान रखना, देखो ऊपर वाला एज इट इज लिखा, यहाँ a की वैल्यू क्या थी 11/7 r, तो मैंने a की जगह रख दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 11/7, पाई को क्या लिखूंगा 22/7, ऊपर वाले पाई को लिखा, इंटू में आर स्क्वायर, अपोन में ये है 11/7 इंटू 11/7। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर है ना, तो 11/7 11/7 ये तो ये हो गया, और आर स्क्वायर ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक ये बात, ये स्क्वायर खोला भाई मैंने। अब देखो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर उठ गया, 7 से नीचे 7 उठ गया, 11 से ये ऊपर 2 पे उठ गया। सेम लेवल पे कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये घुमा घुमा के काटते रहना, तुम देख लेना जैसे भी होगा। अब ये क्या बच गया, देखो ये बन गया 2/11/7, ये भाई सब ऊपर जाएंगे तो पलट जाएंगे, और ये भाई साहब कितने बन गए 14/11 बन गए, 14/11 बन गया। तो 14/11 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखना बड़े करीबी है ऑप्शन ये दोनों, तो आंसर सही बी बनेगा। इस तरीके से करना।
ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। और इसका अगला पार्ट भी चाहिए तो मुझे बताना कमेंट करके। फिलहाल तो ये तो देखो तुम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज, उस बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो किसी वृत्त के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, और वर्ग की साइड जो है वो आपको 6 दे दी। द एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6, इसकी साइड 6 दे दी भाई, इसके अंदर बना दिया सर्कल। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? समझो चीजों को मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कह रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे एक बड़े से बड़े वर्ग के अंदर बनाया जाता है, जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। तो तुम मुझे बताओ, ये साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये पोर्शन भी तो 6 सेंटीमीटर होगा। इसमें से 3 इधर होगा 3 इधर होगा, क्योंकि रेडियस का काम करेगा ना। ये रेडियस आपको मिल चुका है 3 सेंटीमीटर, तो आपसे एरिया पूछ रहा था, तो एरिया बतला दो। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई इंटू रेडियस कितना है, 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 पाई। लिखने की जरूरत थी ही नहीं, बस ऐसे ही बताना था, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, सोल्व तो करना ही नहीं था, ऐसे ही बताना था बस। अगला क्वेश्चन भाई, it is process to build a single circular park equal to the area to the sum of areas of the two circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park would be, कह रहे हैं कि भाई हमारे पास दो पार्क थे, ठीक है, जिनको मिला के हमने एक बड़ा पार्क बना दिया। तो बड़े पार्क का रेडियस कितना होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, जो बड़े, अच्छा एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, इसने ये बोला कि बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर 16 और 12। तो उसका जो एरिया है वो पहले वाले दो पार्कों के एरिया के बराबर है। यानी कि ये पहला पार्क है, इसका डायमीटर कितना है, 16। 16 है तो भाई ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। दूसरे वाला पार्क का कितना है, दूसरे वाले पार्क का डायमीटर कितना है, 12, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, इन दोनों के एरिया को मिला के हमने एक बड़ा पार्क बना दिया, जिसका आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क वुड बी, इसका जो रेडियस है नए पार्क का वो कितना होगा। और ध्यान रखना, अगर दोनों के एरिया को मिला के वो बना है, तो एरिया मिलाया तो इन दोनों का एरिया मिलकर ही ये बड़ा एरिया बनाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वेयर, इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वेयर, इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वेयर। ठीक है, पाई सबके पास है भाई, निकाल दो। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, बराबर है आर स्क्वायर। ये कितना बन गया, 100 बराबर है आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू के लिए 100 का रूट कर देना, आंसर कितना बनेगा, 10। यानी कि उस बड़े पार्क का जो रेडियस बनेगा वो बनेगा 10 मीटर। आंसर कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन ले लें। The area of the square that can be inscribed in a circle of radius 8 सेंटीमीटर is, उस बड़े से बड़े वर्ग का, या बड़े से बड़ा तो लिखा ही नहीं हुआ इसमें, यहाँ पे कुछ कह रहे उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बनाया जाता है। अब की बार भाई सर्कल दे रखा था और इसके अंदर बना दिया स्क्वायर, और इसका पूछ रहा है आपसे एरिया। ठीक है, अब यह क्या कह रहे हैं, सर्कल का रेडियस 8 है, तो भाई सेंटर से यहां तक मिलाऊंगा, ये 8 है, ये भी तो फिर 8 होगा। ठीक है, ध्यान तो मैंने अब की बार यूं ही मिलाया, यूं क्यों नहीं मिलाया, अरे यूं मिलाऊंगा तो मुझे रेडियस ही नहीं पता लगेगा सर्कल का, जबकि रेडियस तो सर्कल का दे ही रखा है। तो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पर कहीं भी मिलाओगे तो वो रेडियस का काम करेगा। वो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। जैसे मुझे ये 8 दिखेंगे तो मुझे इसका विकर्ण दिख जाएगा, और विकर्ण देखते ही मैं इसका एरिया लिखूंगा हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ इंटू विकर्ण का वर्ग।
ठीक है भाई, तो बस अब आपने बस वैल्यू पुट करनी थी। तो एरिया जो है वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगनल का स्क्वायर। तो डायगनल कितना है भाई, 8 और 8 16, 16 इंटू में 16 कर दो, 2 से कटा 8 पे 16 8 128, 128 आंसर बन जाएगा भाई। दिख रहा है कहीं ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, तो आसान ही है, बशर्ते कि लैंग्वेज समझ में आ जाए। लैंग्वेज ही नहीं आई तो फिर तो क्या करोगे भाई तुम। ठीक है, if radii of two concentric circles are 4 centimeter and 5 centimeter, then the length of each chord of one circle will which is tangent to the smaller circle is। ये कह रहे हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि if the length of each chord of one circle, यदि एक वृत्त की प्रत्येक जीवा की लंबाई क्या होगी जो दूसरे वृत्त के स्पर्श रेखा हो, तो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। तो समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय वृत्तों का मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। तो ये दो सर्कल है, दोनों का सेंटर क्या है, ये है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रेडियस दे रखा है इनका कितना, 4 और 5। तो लेंथ पूछ रहा है ईच कोड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर सर्कल, उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे की स्पर्श रेखा हो और बड़े में वो जीवा हो। मैंने पूछा ना उस जीवा की लंबाई क्या होगी, जीवा क्या होता है, ये यहां से यहां तक, बड़े वाले की पूछ रहे हैं, तो छोटे की स्पर्श रेखा भी हो। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये पूरा तो 5 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। ध्यान से देखो, अब तुमको बोला सर ये कहाँ दे रखा है, उसने बोला है कि दो कोसेंट्रिक सर्कल है, दो सकेंद्रीय वृत्त है जिनकी त्रिज्या 4 और 5 है। तो छोटे वाले का रेडियस 4 है और बड़े वाले का रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। ठीक है, तो आपसे ये ए भी पूछ रहा पूरी कितनी होगी। तो तुम मुझे बताओ, ये प्रॉपर्टी होती है कि 90 पे कट करते हैं। ठीक है, कि सेंटर से अगर मैं इसे परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये प्रॉपर्टी होती है। और इसका उल्टा भी ट्रू होता है। तो ये 4 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से ये 3 निकलेगा। पाइथागोरस लगा लेना, कैसे लगाते हैं, बड़े के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके रूट ले देते हैं, तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो 25 माइनस 16 कितना बनेगा, 9, 9 का रूट कितना होगा, 3। ये 3 आ गई तो भाई फिर ये भी 3 होगी क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है। तो 3 और 3 6 सेंटीमीटर आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। बात आई समझ में भाई, ऑप्शन आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगली क्लास में करवाते हैं। नींद बड़े जोरों से आ रही है, पता लगा कुछ और पढ़ाया गया। ठीक है, आंखें बंद हो रही हैं, बड़े मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ, इस टाइम 12:15 हो चुके हैं रात के। ठीक है, तो ये कर लेना, मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास भी बनाई दूँ, ताकि आपके ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होगा। ठीक है, कल देखता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह ये सारे कवर। चलो फिर आज के लिए गुड नाइट करते हैं, बाय, टेक केयर।